जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि मरी, गिलियात और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मरी में 3.5 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जबकि 90 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फानी तूफान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की कसीर तादाद मरी पहुंच चुकी है। 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों के शदीद रश के बायस मरी टोल प्लाजा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। रश और ट्रैफिक जैम के बायस हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। इंतजामिया ने इस्लामाबाद से मरी में गाड़ियों का दाखिला इतवार की रात 9 बजे तक बंद कर दिया। मरी, गिलियात और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। एबटाबाद, गिलियात में भी शदीद बर्फबारी जारी है और अब तक 3 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है, जिसके बाद सड़कें बंद हो चुकी हैं। सड़कों की बहाली के लिए इंतजामिया की कोशिशें ताहाल जारी हैं, जबकि डीजीए रजा हबीब का कहना है कि गिलियात में जीटीए का हम अमला और मशीनरी काम में मसरूफ है। ताहम शदीद बर्फबारी में सड़कों की बहाली में मुश्किलात का सामना है। 3 इमरजेंसी मोबाइल यूनिट कायम कर दिए गए हैं। जीडी रजा हबीब ने सयाहों को फौरी रेस्क्यू करके खाने पीने की अशिया फराहम करने की हिदायत भी की हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। रावलपिंडी में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैदपुर विलेज में 65 मिलीमीटर, गोलड़ा में 73 मिलीमीटर, बोगरा में 65 मिलीमीटर, पीएमडी में 66 मिलीमीटर और शमशाबाद में 64 मिलीमीटर, जबकि चकलाला में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिशों के बाद नाला लई में पानी की सतह बढ़ गई है। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 11.5 फीट और ग्वालमंदी के मुकाम पर 8.5 फीट बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद में MCI ने शदीद बारिशों के बाद सैलाब के खतरे की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रुई के गालों से पहाड़ों का हुस्न मजीद निखर गया है। आसमान से गिरते रुई के गालों ने हर सू सफेदी फैला दी। मरी, नथिया गली और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस राफ्ता सड़कें बंद होने से मुतादिद सयाह फंस गए। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सर्दी बढ़ने के बावजूद मौसम रंगीन हो गया। मानसहरा के सियाहती मकामात वादी काखान, शुगरान में तीसरे रोज भी बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद शुगरान पहुँच गयी। शुगरान वैली बहुत जबरदस्त है। हम यहाँ पर जीप पे आए हैं, इतनी स्नो हुई हुई थी बट स्टिल चेन वगैरह लगा के हम सब यहाँ पर आए हैं और बहुत एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा जी, माशाल्लाह। मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम देखी है इतनी स्नो और फैमिली के साथ हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे, खाना, ब्रेकफास्ट, हर चीज बहुत अच्छी जा रही है। ज़ियारत और खुशाब कोशक टॉप में बर्फबारी के दिलकश नजारे। जनूबी पंजाब में फोर्ट मिनरो में रुई के गालों से पहाड़ों का हुस्न मजीद निखर गया। बर्फबारी में मंचलों की मौज मस्तियाँ, एक दूसरे पर बर्फ के गाले फेंकते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे से बर्फबारी जारी है। हर तरफ सफेदी छा गई। झील, दरिया, नदी, नाले सब जम गए। नारान, काखान और मलका कोहिस्तान ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। अयूबिया, नथिया गली में भी बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। उधर लाहौर में रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। आज किसी सियाने ने क्या खूब कहा है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यही लाहौरी थे जो पिछले 2 माह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह हमें बारिश दे, और अब जो है पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, और अब जो है यही लाहौरी हैं जो अब दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें और बारिश नहीं चाहिए। उनका कहना है कि लाहौर जो है इससे ज़्यादा बारिश अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट तमाम मेन रोड पे कल पानी खड़ा हुआ था, और अगर बात की जाए वापडा की तो
अच्छे खासे फीडर्स बंद थे और अक्सर इलाकों में जो है लाइट नहीं आ रही थी। और अब जो महकमा मौसमियात से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी भी बादल बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में ऑलरेडी मौजूद है और आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जो है इसी तरह का मौसम रहेगा। लोग जो है अपनी एहतियात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। गुजरांवाला में बारिश के बायस हाफिजाबाद रोड पर एक मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं जबकि एक बच्चा और वालिद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। उधर गुजरात की तहसील लाला मूसा के इलाके असगर टाउन में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। गुजरांवाला से आपको खबर दें, जहां हाफिजाबाद रोड पर बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। हादसा बारिश के बायस बोसीदा छत गिरने से पेश आया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाला इमरान, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। लाला इमरान, अपडेट कीजिएगा। अफसोसनाक वाक़या हुआ है हाफिजाबाद रोड पर, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, क्या कोई जख्मी भी हुआ है इस वाक़े में? जी, ये अफसोसनाक वाक़या हाफिजाबाद रोड पर बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए जबकि एक बच्चा और वालिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मी 3 साला असमतुल्ला और की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 साला असमा और 8 साला इकरा शामिल है और हादसा बारिश के बायस बोसीदा छत गिरने से पेश आया। जी, बहुत शुक्रिया लाला इमरान तफसीली अपडेट करने के लिए। उधर चिन्योट के मौजा अजीज, छठीबाला और सालोवाला में शदीद बारिशों से भारी नुकसानात हुए हैं। कई मकानात की छतें गिर गई हैं और अफसोसनाक वाक़यात में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बारिश से नुकसान की मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास अपरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास, अपडेट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि महकमे मौसमियात का क्या कहना है, कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी शुमैला, ये जो बारिश है एक जानब तो रहमत बनकर बरस रही है तो दूसरी जानब जो है वो शहरियों पर जो है वो रहमत बन चुकी है। शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ मकानों की छतें गिरने से 3 खवातीन समेत जो है वो 5 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। छतें गिरने के वाक़यात जो है मौजा अजीज, छठीबाला राजा और सालू वाला में जो है वो पेश आए हैं। जख्मी होने वाले तमाम अफराद को तिबी इमदाद के बाद जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट जारी है। और इसके साथ साथ आपको बताता कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 2 रोज जो है मजीद जो है वो बारिश का इम्कान है और शहरियों से जो है वो उनका यही कहना है कि शहरियों से जो है वो एहतियाती तदाबीर बरतें और घर से जो है वो निकलते वक्त जो है वो एहतियात। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब के बालाई और मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक बंद है, जबकि मोटरवे M4 को शेरशाह से शामकोट तक बंद कर दिया गया है और मोटरवे M5 कशमोर से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखा जाए। रुख करेंगे बलूचिस्तान के साहिली इलाकों का, जहां पर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। होटल में घर की छत गिरने से 3 बच्चे मौत की नींद सो गए। गवादर के पसनी में तूफानी बारिशों के बाद कई घर मलबे का ढेर बन गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, जबकि पाक फौज और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में ताहाल मसरूफ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में NCOC ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक ताज़ा आदाद और शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में एक शख्स की जान गई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,962 हो चुकी है। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नीलम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल शुमाइला, आपको बताएं कि कोरोना केसेस की शरह एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.79% तक रही है। एनसीओसी ने ताज़ा तरीन इदादा शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज 46,537 टेस्ट किए गए हैं और इन टेस्टों में से तकरीबन 1,345 टेस्ट के नतीजे जो हैं वो मुस्बत आए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 629 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पंजाब और सिंध के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोरोना तेजी से बढ़ा है। एनसीओसी के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना तेजी से बढ़ा है वहां पर जो अमवात की शरह है वो भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 24 घंटों में किए गए 46,537 टेस्टों में से 1,345 के नए जो केसेस हैं मुस्बत वो सामने आए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 2.79% तक रही है। एक मरीज की मौत भी वाक़ई हुई है। जी शुमाइला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अर्शद तफसीली अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना ड्राउना ख्वाब बन चुका है। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 7,60,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से 1800 के करीब अफराद मौत की नींद जा सोए हैं। बरतानिया में 1,50,000 नए कोरोना मरीज सामने आए और 229 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। फ्रांस में एक रोज़ के दौरान 3,28,000 से ज़ायद कोरोना केसेस और 193 अमवात रिकॉर्ड की गई। इटली में 24 घंटों के दौरान 1,08,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए और 223 अफराद मौत की नींद जा सोए। जर्मनी में मजीद तकरीबन 60,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और 284 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो चुकी है, जो बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में पोलिंग के लिए 6 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सदारती नशिस्त पर फरहाद अली शाह और राव समी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नायब सदर के लिए 10 और सेक्रेटरी के लिए 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जबकि जीत की खुशी में फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वकला अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बार की 4 नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारों में मुकाबला है, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद है। हैदर अब्बास, बताइएगा कैसा टर्न आउट देख रहे हैं आप? मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022 और 23 के लिए जो है आज पोलिंग अमल वो शुरू हो चुका है और वकला की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है और अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त अगर डिटेल में जाऊँ तो मुल्तान बार के तकरीबन 4,800 से ज़ायद जो है मेंबरान हैं जो आज अपना हक राय दही इस इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मुल्तान में जो है जो सदारत की नशिस्त है उस पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार, फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर भी 2 उम्मीदवार और नायब सदारत जो है उसकी नशिस्त पर जो है वो 4 उम्मीदवार वो सामने हैं। इसके अलावा जो जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और मजलिस आमला की 10 नशिस्तें हैं उस पर पहले ही उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। आज 4 नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारों में जो है मुकाबला है और जो सदारत और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त है, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो है 1-to-1 मुकाबला है। इसी तरह सदारत पर 3 उम्मीदवार सामने हैं। और यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो बिल्कुल मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं और जो पोलिंग बूथ जहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी सख्त है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और इस वक्त जो है वकला अपना वोट वो कास्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि 13 पोलिंग बूथ। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, नोटिस नहीं, खुद टैक्स गुजार तक पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, कहा लोग कार्रवाई से पहले मुहासिल अदा करना शुरू कर दें। टैक्स पेयर्स की तादाद 2 करोड़ होनी चाहिए। इमरान खान मिस्टर क्लीन हैं, आवाम के पैसे में करप्शन नहीं होने देंगे। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। हम उनके पास पहुंचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। कम से कम आपके पास 15 से 20 मिलियन तो कम से कम टैक्स पेयर्स होने चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं जो कि पैसे खुद बुर्द करते हैं, या जहां इमरान खान जो है वो भी मिस्टर क्लीन है,
उनके भी कोई स्कैंडल। क्या आपका जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुरा दिए, बोले जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। इस मौके पर अयाज सादिक ने भी दिलचस्प लुक़मा दिया, बोले इमरान खान के सिवा तमाम PTI लीडर्स मुस्कुरा रहे हैं। रफीक साहब जो है मेरे भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है। जिसका जहाज है किस तरफ मुंह करना है वही जानता है। मेरे पास तो कोई जहाज नहीं। PTI का एक ही कप्तान है, इमरान खान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। PTI का एक ही कप्तान है, उसका नाम इमरान खान है। कोई तहरीक चलाना चाहता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उनका हक है, बेशक करें। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर वो करना चाहते हैं बेशक करें, हमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि आईन कानून के तहत कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। कानून के तहत झूठा साबित होने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन कमेटी ने बताया कि इमरान न्याजी ने चोरी की, झूठ बोला। इमरान खान सादिक है ना अमीन, हकायक छुपाने, चोरी, झूठ बोलने वाला आईनी ओहदा नहीं रख सकता। ये कानून नवाज शरीफ पर लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कारोबार में बेहतरी पर खुशी से निहाल। ट्वीट में लिखा, कोरोना के चैलेंजेस के बावजूद हर साल कारोबार में बेहतरी आ रही है। 9 माह में रजिस्टर्ड कारोबार में 59% मुनाफा कमाया गया। इससे वाज़ेह होता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि कारोबारी अफराद और आजिर अपने मुनाफे में मजदूर तबके को भी शराकतदार ज़रूर बनाएंगे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर कायद का मौसम मजीद सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रहने का इम्कान है। सर्द महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर सलीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची में सर्दी जो है वो अपने पीक पे पहुंच चुकी है। महकमे मौसमियात कराची के मुताबिक कराची में बारिश के 2 स्पेल हो चुके हैं और आइंदा आने वाले तकरीबन 6 से 7 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन सर्द हवाएं जो है वो मुसलसल कोयटा से चल रही हैं। बलूचिस्तान से भी जो सिस्टम बना था उसका असर भी जो है वो कराची पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से कराची में मजीद जो सर्दी है वो बढ़ेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशें गुज़िश्ता रोज हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। इसका असर जो है वो कराची में देखा जा सकता है। आज कराची का कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सर्द और मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और जो कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है वो तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। हम आपको बताया चले कि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में जैसे जैसे जनवरी का मौसम बढ़ता जाएगा तो जो कराची का दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट में भी जो है वो आ सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। हजीरा आज़ाद कश्मीर में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज 5वें रोज़ भी जारी है। हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा जमील हजीरा के इलाके नाड़िया में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राजा जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हजीरा आज़ाद कश्मीर के ज़हरी इलाकों बारिश और बारह इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज 5वें रोज़ भी जारी है। हजीरा के पहाड़ों देवी गली, झंडाली, डन्ना पोठी मीर खान, पप्पे नाड़ और बेसाड़ी, नाड़ियाँ, गलापीर के पहाड़ों पर इस वक्त शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि हवेली के इलाके लसडन्ना की रोड जो थी वो इस वक्त तक शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी है। गुज़श्ता रात एक मकान गिरने से एक बच्ची की हलाकत भी हो चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि शदीद जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा आज़ाद कश्मीर के इलाके नाड़िया में, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो रास्ते हैं तफसीली अपडेट करने के लिए।
اور اب بات کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کی، تو سندھ میں بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تاحال جاری ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو بلدیاتی نظام دیا ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ بلوچ۔ جلتا سکتا من مانی کا، کاندھوں پر بوجھ گرانی کا، بحران ہے بجلی پانی کا، آواز ہے شہر کراچی کی۔ سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کا بلدیاتی نظام کے خلاف دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی شرکت، کارکنوں اور عوام کے جذبوں کو سراہا۔ تیز ہو، دور ہٹو سرمایہ داروں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام منظور ہوا وہ آئین کے خلاف ہے۔ کراچی کو وہی بلدیاتی نظام قبول ہوگا جس میں میئر کے پاس تمام اختیارات ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میئر بے اختیار اور سارے اختیارات وزیر اعلیٰ سندھ کی جھولی میں ہوں۔ ہم با اختیار شہری حکومت چاہتے ہیں کہ جس میں شہر کے میئر کے ساتھ جھاڑو بھی ہو لیکن اختیارات بھی ہو۔ بلدیاتی نظام وہی ہوگا جس کے ساتھ فائنانشل اختیارات ہوں گے۔ اس میں میئر اور بلدیاتی اداروں کے تمام تر اختیارات ان سے چھین کر جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے جیب میں ڈالے گئے ہیں۔ حافظ سعیم الرحمان نے دھرنے کو شہر کے مختلف علاقوں تک پھیلانے کا اندیا دے دیا۔ شرکا نے اعلان کی تائید کی۔ جب آپ یہاں پر آئے اور میں آپ سے کہوں آدھے یہاں پر بیٹھیں گے، آدھے شارع فیصل پر بیٹھیں گے، تیار ہے؟ جب آپ یہاں پر آئے اور میں آپ سے کہوں کہ آدھے یہاں پر بیٹھیں گے اور آدھے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھیں گے، تیار ہے؟ دھرنے میں مفتی منیب الرحمان اور تاج رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور شرکا سے اظہار یکجہتی کیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کا کالا بلدیاتی بل مسترد کرتے ہیں، ہماری بات نہ سنی گئی تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ سندھ میں صوبائی حکومت کے کام وفاقی حکومت نے کرائے، K4 منصوبہ بھی جلد وفاق بنائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ سندھ کے پاس سب کچھ ہے مگر سہولیات سے محروم ہے۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں اندرون سندھ موبائل انٹرنیٹ سروس کی بحالی سے متعلق تقریب، وزارت آئی ٹی اور نجی کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز اور شہید بے نظیر آباد میں ہائی اسپیڈ موبائل براڈ بینڈ متعارف کرائی جائے گی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ آئی ٹی منسٹری دیہی علاقوں میں کام نہیں کر رہی، کہا بلا تفریق کام ترجیح ہے۔ پاکستان بالخصوص سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، کون کون سے شہر شامل ہیں؟ کمبر، شہزاد کوٹ اینڈ دا ون اینڈ اونلی لاڑکانہ، اس کے بعد نوشہر و فیروز، شہید بے نظیر آباد ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، شہید بے نظیر آباد جس کو ہم نواب شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ امین الحق کا کہنا تھا سندھ حکومت کے کالے بلدیاتی بل کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ لوکل ایکٹ 2021 کو مسترد کرتی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا سندھ کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ نظر انداز ہے۔ نوجوان پرسی کلچر میں رہتے دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سندھ کی پاس سب کچھ ہے، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، زراعت کے لیے پانی بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، ساحل بھی ہے۔ کوئی اور پاکستان کا صوبہ نہیں ہے جس میں یہ ساری سے، سندھ واحد صوبہ ہے جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ وزیر آئی ٹی کا کہنا تھا سندھ میں صوبائی حکومت کے کام وفاقی حکومت نے کروائے، K4 منصوبہ بھی جلد وفاق بنائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے صوبے کا بلدیاتی نظام خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بہتر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آج پیپلز پارٹی کے بغض میں ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ MQM نے 40 سال اس شہر پر راج کیا لیکن کام کچھ نہیں کیا۔ کراچی کے بارے میں منفی باتیں کرنا چھوڑ دیں، کراچی ایسا خوبصورت بھی ہے۔ بغض پیپلز پارٹی میں جو ماضی کے دشمن تھے وہ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، جو ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے، ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ آج ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایشو بلدیات نہیں ہے، مفادات ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 40 سال اس شہر کے اوپر راج کیا لیکن شہر کا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں کر پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم بیان حلفی توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، عدالت نے 20 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم بیان حلفی کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ججز دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں۔ عدالت نے ملزم انصار عباسی سے کہا کہ آپ کی خبر میں ایسا ہی تاثر دیا گیا۔ کچھ عالمی ادارے تو اظہار رائے پر پابندی کے الزامات لگا رہے ہیں، جس پر انصار عباسی نے کہا کہ ان کا مقصد اس عدالت کے بارے میں کوئی غلط رائے دینا نہیں تھا۔ ملزم انصار عباسی کے وکیل لطیف آفریدی نے بھی کیس ختم کرنے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس ختم کر دیں تاکہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا، کیس آگے بڑھایا جائے۔ انصار عباسی یا کوئی اور صحافی نہیں بلکہ ان کے ادارے ان معاملات میں ملوث ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 20 جنوری تک سوچنے کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ FIA سندھ نے پاکستان میں پہلی بار کرپٹو کرنسی کے ذریعے $100 ملین سے زائد کے فراڈ میں ملوث کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں رجسٹرڈ کمپنیز کو نوٹس جاری کر دیے۔ متعلقہ حکام کو ریکارڈ کے ساتھ 12 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ کرپٹو کرنسی کے ذریعے ملینز کا فراڈ، FIA سندھ ملزمان کے خلاف سرگرم۔ انچارج FIA سائبر کرائم سندھ عمران ریاض کے مطابق FIA کو 11 آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے اربوں روپے فراڈ کرنے کی شکایات ملی۔ ایک متاثرہ شخص نے $100 سے $80,000 تک انویسٹمنٹ کی تھی۔ عمران ریاض کے مطابق کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ FIA نے آئرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ میں قائم کمپنی سے مبینہ خورد برد کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی۔ اسٹیٹ بینک میں مذکورہ کمپنیوں کو بلاک کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ ابتدائی انکوائری کے مطابق کمپنیز کے ساتھ سرمایہ کاری کی غرض سے 3 سے 5,000 افراد منسلک تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومت کے 3 سال معاشی کامیابی کی کہانی قرار دے دیے۔ کہا مشکلات کے باوجود برآمدات میں 25 اور ٹیکس ریونیو میں ریکارڈ 38% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے 3 برس معاشی کامیابیوں کی کہانی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت مشکلات کے باوجود برآمدات میں 25% اور ٹیکس ریونیو میں 38% اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ ترسیلات زرعی 27% بڑھے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ زرعی شعبے میں ریکارڈ آمدنی اور صنعتی شعبے کو 950 بلین روپے کا ریکارڈ منافع ہوا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ معاشی نمو کی شرح 4% رہے گی۔ اجلاس میں اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات کی عام لوگوں تک منتقلی روکنے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ آمدنی میں اضافے، لوگوں کی قوت خرید بڑھانے اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے سبسڈیز اور سماجی تحفظ کے پروگرام میں توسیع کی تجاویز دی گئیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ ملک کی میکرو اکنامک حالت کو بہتر بنانے اور لوگوں کی معاشی حالت میں بہتری کے لیے طویل المدتی اور قلیل المدتی منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ ISPR کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے آرمی چیف سے GHQ میں ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے علاقائی سلامتی میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔